अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि वंस आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो रोमानिया में आ जाते हैं तो उसके बाद आप उनका रेजिडेंस कार्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करके भी बता दूंगा। वंस हम ये देख लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है फैमिली का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो हैं दो तरह के टैक्सेस। जब भी आपने नया रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है या रीन्यू करवाना होता है तो आपको दो तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। एक तो है जो रेजिडेंस कार्ड की फ़ी है, जिसे हम टैक्सा परमिस दी सेदेरे भी बोलते हैं, और ये फ़ी जो है ये 259 ली है। और दूसरा है कौंसलर टैक्स, जिसे हम टैक्सा कौंसलरा भी बोलते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये मैं वीडियो में डाल भी दूंगा जो टाइटल में। तो जो कौंसलर टैक्स है वो अराउंड 120 यूरोज़ के होता है। तो ये जो दोनों टैक्सेस हैं ये आप सीईसी बैंक या किसी भी मुतलका बैंक में जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है वो आप जमा करवा सकते हैं। सीईसी में तो आप करवा ही सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना जो करीबी बैंक है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो आप वहाँ पे करवा दें। और आपने जो रिसीट है वो अपने पास रख लेनी है, क्योंकि जब आपने इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो फिर ये रिसीट जो है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है नोटराइज्ड डिक्लेरेशन। नोटराइज्ड डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप ये बताते हैं कि ये पर्सन जिसको मैंने इनवाइट किया है किसी दूसरी कंट्री से, ये मेरे ही एड्रेस पे रहेगा और मेरे ही साथ रहेगा। और इन केस के अगर आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड को इनवाइट किया है तो उस डिक्लेरेशन में आप ये भी बताते हैं कि इसके अलावा मेरा कोई भी और हस्बैंड या मेरी कोई भी और वाइफ नहीं है, क्योंकि रोमानिया में बाय लॉ एक ही शादी अलाउ है। तो इस चीज़ की भी आपने डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी आपने बताना होता है कि ये मेरे साथ ही रहेंगे। तो देखें, अगर तो मल्टीपल पर्सन्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपनी सारी फैमिली को इनवाइट किया था जिसमें आपका जो पार्टनर था और आपके बच्चे थे, तो सबके लिए अलग से ये नोटराइज्ड डिक्लेरेशन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे आप ज़ाया नहीं करें, आप एक ही डिक्लेरेशन बनवाएं और उसी के अंदर उन सब का डाटा डलवा दें कि भाई ये जो सारे लोग हैं ये मेरे से ही बिलोंग करते हैं और ये मेरे ही साथ मेरे ही एड्रेस पर रहेंगे। तो फिर उन सब का जो काम है वो हो जाएगा एक ही डिक्लेरेशन के अंदर और आपको मल्टीपल टाइम्स फ़ी नहीं पे करना पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पासपोर्ट विद अपडेटेड टाइम स्टैम्प्स। तो जिस भी पर्सन का आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप पासपोर्ट स्कैन कर लें और अपडेटेड जो स्टैम्प्स हैं उनके साथ आपने इसको स्कैन करना है। तो स्कैन करके रख लें, क्योंकि ऑनलाइन भी हम इसको सबमिट करेंगे और जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा तो फिर तो आप ओरिजिनल भी साथ लेकर जाएंगे पासपोर्ट, और उसकी कापी भी लेकर जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। अगर तो आप अपने पार्टनर का रेजिडेंस कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों या पेरेंट्स का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे आप मैरिज सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों के केस में ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसलेटेड होना चाहिए और लीगलाइज्ड होना चाहिए। तो आप किसी भी ट्रांसलेटर के पास चले जाएं। नॉर्मली अगर आप गूगल पर त्रादुचेरे लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे और आप उनके पास जाएं और ट्रांसलेट करवा लें डॉक्यूमेंट को, और वही आपको लीगलाइज भी करवा देंगे। तो नॉर्मली 100 से 200 ली का ये खर्चा होता है, तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट भी हो जाएगा और लीगलाइज भी हो जाएगा। तो इसका भी आपने स्कैन करवा के अपने पास रख लेना है। और याद रहे, कभी भी फ्यूचर में आपने ये डॉक्यूमेंट यूज़ करने होंगे तो आपने ओरिजिनल के साथ साथ उनकी ये जो ट्रांसलेशन और लीगलाइज्ड फॉर्म है इसको भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो उसी से यहाँ पर रोमानिया के अंदर वो डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे। उसके बगैर उनकी रिकॉग्निशन पॉसिबल नहीं है। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट था, ये आप चूँकि रोमानिया में यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये ऑलरेडी मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उससे भी अटेस्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर वो आपको ट्रांसलेट और लीगलाइजेशन उसकी प्रोवाइड करेंगे।
तो आप अपनी जो मुतलका एम्बेसी है, या जब आप अपनी कंट्री से आ रहे थे रोमानिया, तो तभी आपने ये चीज़ करवा ली होगी। लेकिन याद दहानी के लिए मैं ये चीज़ दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर किसी का ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड नहीं है तो वो उसको करवा लें। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें जो 18 साल से कम एज के पर्सनस हैं उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट हेल्थ इंश्योरेंस दे दी गई है बाय लॉ। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे जो हैं उनकी एज 18 साल से कम की है तो बाय डिफ़ॉल्ट हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनको मिल चुकी है, उसके लिए किसी भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी बड़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंस कार्ड तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो फिर आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। को इंश्योर्ड वाला डॉक्यूमेंट नॉर्मली रोमानिया के अंदर जब एक पर्सन काम कर रहा होता है तो उसका जो पार्टनर होता है वो भी को इंश्योर्ड होता है उसी एम्प्लॉय की इंश्योरेंस के अंदर। तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको को इंश्योर्ड वाला डॉक्यूमेंट दे देंगे आपके पार्टनर के लिए, और वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर उस केस में जो है वो आपको एडिशनल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट उस पर्सन का जिसका आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट पे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए, वो मैं वीडियो में लिख भी दूंगा। तो आप किसी भी मुतलका जो मेडिकल ऑफिस है वहाँ पर जाएं और वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। नॉर्मली जो है वो 100 से 150 रोन के दरमियान जो है वो उसकी फ़ी होती है, तो वो आप पे करेंगे तो वो उसी टाइम पे आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं। तो अगर तो आप अपने पार्टनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंस कार्ड तो फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, वो भी आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे और कम पैसों में बना देंगे। मेरा ख्याल है 20 से 30 लेते हैं फैमिली डॉक्टर और वो आपको ये वाला सर्टिफिकेट बना देते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं स्पॉन्सर की तरफ से। मिसाल के तौर पे मीन्स ऑफ सपोर्ट आपने शो करना है तो उसके लिए अगेन आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, और इसके अलावा आपकी सैलरी रिपोर्ट है वो आपको अपनी कंपनी से लेनी पड़ेगी। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको प्रिंट स्क्रीन भी प्रोवाइड करेगा रिवाइजल प्लेटफॉर्म की। तो रिवाइजल एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्री का डाटा पड़ा होता है और उसकी जो एक्सेस है वो आपके एम्प्लॉयर के पास होती है, तो उसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और याद रहे कि ये जो रिवाइजल का स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं या सैलरी रिपोर्ट ले रहे हैं, ये जितने पर्सनस का रेजिडेंस कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी कॉपीज़ आपने अपने एम्प्लॉयर से लेनी है। अगर आप 3 लोगों का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अपने एम्प्लॉयर से 3 कॉपीज़ जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉपीज़ हैं ये ओरिजिनल होती हैं, इनके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं, इनको अटेस्ट किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो फिर जितने भी लोगों का आप अप्लाई कर रहे हैं कार्ड, आप उनके लिए ये वाले जो डॉक्यूमेंट है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। फिर अगेन जो स्पॉन्सर है उसके रेजिडेंस कार्ड की कॉपी भी आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी पड़ेगी, प्लस जो अकोमोडेशन की डिटेल है जैसा कि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ। तो वंस आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिल कर सकते हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो में भी डाल दूँगा। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आप पर फैमिली मेम्बर एक प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 फैमिली मेम्बर्स के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना चाह रहे हैं तो आप 3 प्रोफाइल्स को बनाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद जिस फैमिली मेम्बर के लिए आप इस एप्लीकेशन को फिल करना चाह रहे हैं उसका प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट कॉलम में जो 3rd ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप उस फैमिली मेम्बर की सारी डिटेल्स को मेंशन कर देंगे। अब चूँकि आप स्पॉन्सर हैं अपने फैमिली मेम्बर के तो आप यहाँ पर अपना डाटा भी फिल करेंगे।
इसके बाद आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 1 बाय 1 अपलोड कर देंगे जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बात की है, और फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सेव एंड सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो अथॉरिटीज़ को सबमिट कर दी जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। वंस आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपने उसका एक प्रिंट ले लेना है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं स्कैन्ड फॉर्म में, उनके ओरिजिनल प्लस कॉपीज़ भी आपने अपने साथ लेकर जानी है इमिग्रेशन ऑफिस में। तो आपने जाना कब है? वंस आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी ये डेट है अपॉइंटमेंट की, तो उस डेट के ऊपर आप इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाएंगे। आप गूगल पर सर्च करेंगे इमिग्रेशन ऑफिस तो आपको इजीली उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। नॉर्मली IGI बोलते हैं उसको। तो आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे वो आप उन्हें वहाँ पर प्रेजेंट करें, और उसके बाद नॉर्मली वो 1 महीने का जो टाइम है वो दे देते हैं प्रोसेसिंग का, और 1 महीने के बाद फिर आपने जाना होता है अपना कार्ड कलेक्ट करने के लिए। और जो कार्ड की आपको एक्सपायरी मिलती है वो डिपेंड करता है कि उस कार्ड की टाइप क्या है। नॉर्मली ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो स्पॉन्सर था जिसने आपको इनवाइट किया है वो किस कैटेगरी में लाई करता है। तो अगर तो जो स्पॉन्सर है उसके पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड है तो उसकी एक्सपायरी नॉर्मली जो है वो 6 माह से 1 साल की होती है, तो आपको भी उतनी ही एक्सपायरी मिलेगी। अगर वो जो स्पॉन्सर था उसके पास ब्लू कार्ड है तो ब्लू कार्ड के ऊपर आपको 2 साल तक की भी वैलिडिटी मिल जाती है, तो फिर आपको उस हिसाब से एक्सपायरी मिलेगी। इमिग्रेशन ऑफिस में नॉर्मली जो वर्कर कैटेगरी होती है उसमें काफ़ी रश होता है, और उसमें बाज़ दफ़ा 1 महीने की बजाय ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो फैमिली वाली कैटेगरी है उसमें प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है, क्योंकि उसमें इतना रश नहीं होता। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो होपफुली आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो रेजिडेंस कार्ड है वो मिल जाएगा। और एक और बहुत ही अहम बात ये है कि वंस आप रोमानिया में आ जाते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर, तो आपने 3 महीने के अंदर अंदर ये रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है लाजमी। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा था उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट आप पहले से अरेंज कर सकते हैं उनको अपने पास अरेंज करके रखें। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर अटेस्टेशन की या ट्रांसलेशन की ज़रूरत है उसको आप आने के फ़ौरन बाद ही करवा लें, ताकि जो आपको 3 महीने का टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें। वंस आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं इमिग्रेशन ऑफिस पे, तो फिर जितना भी टाइम लगता है मसला नहीं है। फिर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो काम था वो आप कर चुके हैं। आप अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर चुके हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो तो अथॉरिटी ले रही है, तो वो जितना भी टाइम लगेगा उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।